नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और उसमें कौन कौन से वंश थे और सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वे वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो हमारे देश में जो जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से एक मगध महाजनपद है। ठीक है, और ये जो है सबसे शक्तिशाली था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। महाभारत में हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदर्थ वंश का शासक था, जिसके संस्थापक बृहदर्थ थे, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मगध महाजनपद पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो बृहदर्थ वंश था, और इसका संस्थापक कौन था, बृहदर्थ था, और इसका सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या थे, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो विस्तृत उपजाऊ मैदान, यानी कि यहाँ पर जो मैदान था काफ़ी उपजाऊ था। प्राकृतिक सुरक्षा, और प्राकृतिक रूप से भी मगध को सुरक्षा मिलता था। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, और भारी मात्रा में खनिज संसाधन इस महाजनपद में थी। व्यापार में वृद्धि, और व्यापार भी इसमें अच्छे चल रहा था। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, वन क्षेत्र भी इसमें काफ़ी अच्छा था और हाथियों की उपलब्धता थी, क्योंकि वर्तमान में बिहार, झारखंड, ये सब जितने भी क्षेत्र है ये सब आते हैं, पहले यहीं पर हुआ करता था मगध साम्राज्य। तो ये सब क्षेत्र वन से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हाथियों की उपलब्धता ज़्यादा थी। कृषि में लोहे का उपयोग, ठीक है, तो उस समय लोहे का खोज हो चुका था, तो कृषि में लोहे का उपयोग किया जाता था। लोहे से बने उपकरणों का, जैसे हथियारों का उपयोग किया जाता था। धान की रोपाई की पद्धति का विकास, और धान की जो रोपाई की पद्धति थी वह भी विकास हो चुकी थी। तो यही सब कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण मगध के शक्तिशाली होने का कारण है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। हो सकता है आपको ये ट्रिक पहले से पता हो। तो ट्रिक है हसीन मासुक 7। ठीक है, तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, 7 से सातवाहन वंश। तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश इसका जो समय है 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो इसमें मुख्य 4 शासक आए हैं। बिंबिसार, उसके बाद आया है अजातशत्रु, उसके बाद आया है उदयन, और इसके बाद अंतिम शासक है नागदशक। ठीक है, बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, पर बाद में इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, और उसका राजधानी प्रारंभ में क्या था, गिरिव्रज था, और बाद में किसे बनाया, तो राजगिरी को बनाया। बिंबिसार क्या किया कि विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, यानी कि इन्होंने 3 विवाह किए थे। तो बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह कौशल नरेश की पुत्री और प्रसंजित की बहन महाकोशला देवी से किया गया था। ठीक है, इस विवाह में उन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। दूसरा विवाह चलन्ना से किया, यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह इन्होंने क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। इसके समय अवंती के राजा प्रघोत
पांडु रोग से ग्रसित हो गया था। उसने ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। जीवक के इलाज से प्रोद्योत स्वस्थ हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बिंबिसार था उसका राज्य वैद्य का नाम क्या था, तो जीवक था। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे पितृहंता कहते हैं, यानी कि इसने क्या किया कि अपने ही पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गया, इसीलिए इसे पितृहिंता कहते हैं, पितृहंता कहते हैं। ठीक है, अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं, तो इसका उपनाम क्या है, कुनिक भी है। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हुई। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ, मूसल तथा महाशिला कंठक का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठता है। तो यह 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा था। इसने राजगिरी से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। ठीक है, और उदयन ने भी अजातशत्रु यानी कि अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। जिस प्रकार अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके बैठा, उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशत मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था तथा उसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना मगध पर कर दी। ठीक है, तो उदयन एक अच्छा शासक नहीं था, जिस कारण से उसका सेनापति ने उसे परास्त करके मगध पर नए राजवंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो शिशुनाग वंश को देख लेते हैं। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था, शिशुनाग वंश का शिशुनाग था, और इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। शिशुनाग वंश वैशाली राजधानी। ठीक है, और शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग था शासक, उसने राजधानी वैशाली बनाया था। उसके बाद कालाशोक आता है, तो वह फिर राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को बना देता है। ठीक है, और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। अंतिम जो शिशुनाग वंश का शासक था वह था नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी थी और मगध पर नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद नंद वंश का पहला शासक। तो यह किया था शासन 344 ईस्वी पूर्व से 326 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक शूद्र था। महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की, सर्वक्षत्रांतक। ठीक है, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो इसने 326 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय में 326 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो सिकंदर किसका समकालीन था, तो घनानंद का समकालीन था। और इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से
घनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। और हमारे जो पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।